बहू, पूजा का समय हो गया है, जल्दी आ जाओ बेटा। सावित्री जी ने अपने बेटे बहू का दरवाज़ा खटखटाते हुए आवाज़ लगाई तो अंदर से उनकी बहू पूनम की आवाज़ आई, मम्मी जी, हमें तो इन रस्मों में भरोसा नहीं है, आप ही कर लीजिए। एक पल को सावित्री जी को लगा जैसे किसी ने उनके दिल पर भारी पत्थर रख दिए हों, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा, अकेले ही आकर पूजा कर ली। लेकिन आंसू बार बार उनके आंखों से बह रहे थे। मुंबई का मौसम बदल रहा था, लेकिन घर के अंदर की हवा ठंडी और बेरंग होती जा रही थी। पूनम अब अक्सर सास की आदतों पर ताने कसती, मम्मी जी, आप तो बिल्कुल पुराने ज़माने की हो, आपको तो कुछ भी नहीं आता। इन शब्दों ने सावित्री जी के दिल में धीरे धीरे दर्द का एक कोना बना दिया था। इसलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उन्हें अपने बेटे का चेहरा याद था, जो अपनी पत्नी से बेहद मोहब्बत करने लगा था। वो नहीं चाहती थी कि उनका बेटा बीच में फंस जाए। उस रात सुनील ऑफिस से आया तो थोड़ा नाराज़ था। पूनम ने आते ही शिकायतों की झड़ी लगा दी। देखो ना सुनील, मम्मी जी दिन भर टीवी देखती रहती है, घर में कुछ नया बनाने का नाम नहीं, और मेरी सहेलियां तो कहती हैं कि सास भी दोस्त जैसी होनी चाहिए। सुनील ने चुपचाप अपनी पत्नी की बातें सुनी, फिर माँ की तरफ देखा। माँ, पूनम सही कह रही है, आपको थोड़ा मॉडर्न होना चाहिए। सावित्री जी ने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन उनकी आंखों में नमी साफ झलक रही थी। उन्होंने सोचा, क्या मैंने अपने बेटे को सिर्फ यही सिखाया था? सुनील के शब्द सावित्री जी के कानों में हथौड़े की तरह घूमते रहे। उन्हें लगता था जैसे उनके बेटे की आंखों से वो सम्मान ही गायब हो गया है, जो कभी उन्हें देखकर चमक उठता था। लेकिन उन्होंने अपनी तकलीफ को चुपचाप दिल में दबा लिया। घर में अब पहले जैसी हंसी नहीं गूंजती थी। रसोई में काम करते समय भी सावित्री जी को लगता जैसे चारों ओर एक अदृश्य दीवार खड़ी हो गई है। अगले दिन सुबह पूनम किचन में आई और बोली, मम्मी जी, मैंने सोचा है कि अब से खाना मैं अपनी मर्जी का बनाऊंगी। आपको जो बनाना है सिर्फ अपने लिए बनाना, लेकिन मुझे और सुनील को हेल्दी और इंटरनेशनल डिशेज पसंद हैं। यह सुनकर सावित्री जी ने कहा, बेटा, घर में जो भी है मैं प्यार से बना देती हूँ, लेकिन अलग अलग दो तरह का खाना बनाना मुश्किल हो जाएगा। तभी पूनम ने व्यंग्य से कहा, तो सीख लीजिए ना, ये बेहुदा खाना हम नहीं खाएंगे। कहते हुए पूनम पैर पटकते हुए बाहर चली गई। सावित्री जी चुपचाप सब्जी काटने लगी और मन ही मन सोचने लगी कि मेरे हाथ का खाना खाकर तो बेटा इतना बड़ा हो गया और आज इन्हें मेरा बनाया हुआ खाना अच्छा नहीं लग रहा। ये कैसी लीला है भगवान। वो मन ही मन कुढ़कर रह गई, पर कुछ कह ना सकी। शाम को सावित्री जी मंदिर से लौटी तो देखा कि उनके कमरे का फर्नीचर इधर उधर किया गया है। अलमारी के ऊपर रखी पुरानी फ़ोटो फ्रेम हटा दिए गए थे। उन्होंने पूनम से पूछा, बेटा, ये फ़ोटो कहाँ हैं? तो पूनम ने चिढ़ते हुए कहा, ओहो मम्मी जी, वो पुराने और आउटडेटेड लग रहे थे, इसलिए मैंने स्टोर रूम में रख दिए हैं, क्योंकि अब घर को मॉडर्न लुक देना है। यह सुनकर सावित्री जी की आंखें भर आई, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनके लिए अब हर शाम एक खालीपन लेकर आती थी। बालकनी में बैठकर वो नीचे जाते वाहनों की लाइटें देखती और सोचती, मेरे अपने घर में मेरे लिए जगह क्यों छोटी होती जा रही है। सुनील अब ज़्यादातर अपनी पत्नी पूनम के साथ बाहर डिनर पर जाता, शॉपिंग करता और माँ के लिए बस एक औपचारिकता निभाता। दिवाली का त्यौहार आया तो पूनम ने महंगे कपड़े और गहने पहनकर अपने मायके में त्यौहार मनाने जाने की जिद की। तो सावित्री जी ने कहा, बेटा, यहाँ भी पूजा होती है, यहीं मना लो, और वैसे भी बहू को त्यौहार पर अपने घर में होना चाहिए। लेकिन तभी पूनम ने ताना मारा, मम्मी जी, आप समझेंगी नहीं,
हमारे यहाँ स्टाइलिश तरीके से फंक्शन होता है, ये पुराने ढंग वाली पूजा में मेरा मन नहीं लगता। सुनील ने भी माँ की ओर देखते हुए कहा, माँ आप बुरा मत मानिए, पूनम को जाने दीजिए ना, वहाँ ये खुश रहेगी। उस दिन सावित्री जी अकेली छत पर बैठकर चारों ओर देखती रही। उनकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अगले दिन सुबह सुबह पूनम और सुनील आए तो आते ही पूनम ने कहा, सुनील अब हमें ऑफिस के पास एक नया फ्लैट ले लेना चाहिए ताकि इस घर से दूर रह सकें। तो सुनील ने चौंक कर कहा, लेकिन माँ अकेली कैसे रहेगी पूनम। तभी पूनम ने ठंडी आवाज़ में कहा, मम्मी जी अपने इसी घर में रहेगी, हमें भी अपनी प्राइवेट लाइफ चाहिए। हर बात पर माँ की दखल अंदाजी मुझे पसंद नहीं है। ये बात सावित्री जी ने कमरे के दरवाजे से सुनी तो उनका दिल जैसे किसी ने निचोड़ दिया हो। अब ये सिर्फ तानों का मामला नहीं था, ये उनके अस्तित्व पर सीधा वार था। मोहल्ले में हर साल की तरह इस बार भी होली पर मिलन समारोह का आयोजन किया जा रहा था। सावित्री जी को ऐसे मौके हमेशा अच्छे लगते थे क्योंकि पड़ोसी एक दूसरे से मिलते थे, घर आंगन में रौनक आती थी। तो उन्होंने सोचा कि इस बार वो अपने हाथों से लड्डू और नमकीन बनाएगी। सुबह सुबह वो बाजार से ताज़ा मेवा, बेसन और देसी घी लेकर आई। उनके चेहरे पर लंबे समय बाद एक हल्की मुस्कान थी, जैसे उन्हें उम्मीद हो कि शायद आज घर का माहौल कुछ अच्छा रहेगा। किचन में जब सावित्री जी बेसन भून रही थी तभी पूनम आई और बोली, मम्मी जी ये सब बनाने की क्या ज़रूरत है, आजकल लोग मार्केट से बनी बनाई चीज़ें मंगवाते हैं, कोई आपके देसी लड्डू नहीं खाएगा। तो सावित्री जी ने धीमे स्वर में कहा, बहू अपने हाथों से बनाने में जो स्वाद और अपनापन है वो किसी पैकेट में नहीं होता। पूनम ने मुंह सिकोड़ते हुए कहा, बस यही तो प्रॉब्लम है मम्मी जी, आप हर बात में पुराने ज़माने की सोच ले आती हैं। शाम को घर में मोहल्ले के कुछ लोग इकट्ठे हुए, मिठाइयों की प्लेट सज गई तो सावित्री जी ने बड़ी खुशी से अपने हाथों से बने लड्डू सबको परोसे। तो पड़ोस की सरला आंटी ने एक लड्डू खाकर कहा, वाह सावित्री बहन, कमाल का स्वाद है, आजकल कौन इतना समय निकालता है। इससे पहले कि सावित्री जी कुछ कहती, पूनम जोर से हंसते हुए बोली, अरे आंटी, मम्मी जी के पास तो और कोई काम होता ही नहीं, दिन भर बस किचन और पुराने किस्से। मेहमानों के सामने बहू को अपने ऊपर हंसते देखकर सावित्री जी की आंखें नम हो उठी। उन्होंने मुस्कुराने की कोशिश की लेकिन आंखों में नमी छलकने लगी। कुछ पड़ोसी चुपचाप एक दूसरे को देखने लगे। माहौल में एक अजीब सा सन्नाटा फैल गया। सुनील भी वहीं बैठा था लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं कहा। सावित्री जी ने उसकी तरफ देखा। उन्हें उम्मीद थी कि शायद बेटा पत्नी को टोकेगा या कम से कम उनकी तरफदारी तो करेगा, पर सुनील बस मोबाइल पर स्क्रॉल करता रहा जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। बेटे की ये चुप्पी सावित्री जी के लिए किसी चीख से कम नहीं थी। उन्हें लगा जैसे उनका अपना बेटा भी उस अपमान में शामिल हो गया हो। मेहमानों के जाने के बाद घर में सन्नाटा था। सावित्री जी अपने कमरे में जाकर बैठ गई। उनके मन में पुरानी यादें उमड़ने लगी। जब सुनील छोटा था और स्कूल से पहला पुरस्कार लाया था तो उन्होंने पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी थी और आज वही मोहल्ला उनकी बेइज्जती का गवाह बना था। उन्होंने सोचा, क्या मैं सच में बोझ बन गई हूँ? क्या ये घर अब मेरा नहीं रहा? अगले दिन सुबह सरला आंटी सब्जी लेते वक्त धीरे से बोली, सावित्री बहन, बुरा मत मानना, कल पूनम की बातें मुझे भी अच्छी नहीं लगी। आजकल के बच्चे पता नहीं अपने आप को क्या समझने लगे हैं। सावित्री जी ने बस हल्की सी मुस्कान दी लेकिन अंदर से वो भी टूट चुकी थी। अब उन्हें समझ आने लगा था कि बात सिर्फ तानों तक नहीं रहेगी, ये उनकी गरिमा और पहचान को मिटाने की कोशिश हो रही है। अगले दिन सुबह सुबह सावित्री जी ने
गैस पर चाय के लिए पानी चढ़ाया ही था कि तभी पूनम सज धज कर बाहर आई और बोली, मम्मी जी चाय मत बनाइए, आज हम दोनों कैफ़े में ब्रेकफास्ट करेंगे। तो सावित्री जी ने धीरे से कहा, लेकिन बेटा इतनी ठंड में बाहर क्यों, मैंने पराठे का आटा भी गूंथ लिया है। तभी पूनम ने बोहें चढ़ाकर कहा, बस इसी वजह से तो मैं चाहती हूँ कि हम लोग अलग जाकर रहें। आपकी ये रोज़ रोज़ की देसी आदतें बर्दाश्त नहीं होती मुझसे। सुनील भी ठीक उसी वक्त कमरे से निकल रहा था। उसने ये सब सुना, लेकिन बिना कुछ कहे पूनम के साथ बाहर चला गया। दरवाज़ा बंद होते ही सावित्री जी के हाथों से चाय का पतीला छुटकर नीचे गिर गया। अब उनका दायरा सिर्फ उनके कमरे और रसोई तक सिमट गया था। बैठक में अब वो कम ही बैठती, क्योंकि वहाँ टीवी पर या तो पूनम के पसंदीदा शो चलते या उनके दोस्तों की महफिल सजती। कई बार सावित्री जी जब टीवी देखने आती तो पूनम कह देती, मम्मी जी आप अपने कमरे में जाइए, यहाँ मुझे प्राइवेसी चाहिए। एक समय था जब ये बैठक सावित्री जी की दुनिया थी। वही वो मेहमानों को बैठाती थी, बेटे के साथ हंसती बोलती। अब वो जगह भी उनसे छीन ली गई थी। अब पूनम को मौका नहीं चाहिए होता था, वो किसी भी समय ताना कस देती। मम्मी जी आपके कपड़े तो सच में आउटडेटेड हैं। आपको पता है आपकी इन आदतों के कारण ही लोग हंसते होंगे आप पर। आप घर के डेकोर को ही बिगाड़ देती हैं। सावित्री जी हर बार चुप रह जाती। उन्हें डर था कि जवाब देने पर सुनील नाराज हो जाएगा और शायद उनका रिश्ता बेटे से भी बिगड़ जाएगा। एक दिन सुबह सुबह सावित्री जी मंदिर गई। वहाँ उन्होंने अपनी पुरानी सहेली मोहिनी जी से मुलाकात की। मोहिनी जी ने पूछा, सावित्री तुम बहुत कमज़ोर लग रही हो, सब ठीक तो है ना? सावित्री जी ने बस इतना कहा, सब ठीक है, बस वक्त बदल गया है। लेकिन मंदिर से लौटते समय उनके मन में एक विचार बार बार दस्तक दे रहा था, क्या मुझे ये घर छोड़ देना चाहिए? शायद कहीं और शांति मिल जाए। शाम को जब पूनम अपने दोस्तों के साथ हंस रही थी और सुनील चुपचाप मोबाइल में खोया था, तो सावित्री जी बालकनी में खड़ी नीचे सड़क पर देख रही थी। गाड़ियों की आवाज़ के बीच उन्हें अपना दिल बहुत अकेला लगा। उन्होंने खुद से कहा, अगर यहाँ रहकर सिर्फ अपमान सहना है तो क्यों ना कहीं और चली जाऊँ, कम से कम अपनी इज्जत तो बची रहेगी। उस रात सुनील और पूनम दोनों बाहर जाने लगे तो सावित्री जी ने धीमे से कहा, बेटा आज बहुत ठंड है, जल्दी लौट आना। पूनम ने बिना मुड़े कहा, मम्मी जी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हम बच्चे नहीं हैं, आपका हमेशा यही रहता है, ठंड बहुत है, जल्दी आना। सुनील ने भी कोई जवाब नहीं दिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। सावित्री जी का दिल जैसे पत्थर का हो गया था। उन्हें लगा कि अब ये घर उनका नहीं रहा, ये जगह बस उनके अपमान की गवाही दे रही है। उन्होंने तय कर लिया कि अब वो यहाँ नहीं रहेगी। रात को उन्होंने अलमारी से सूटकेस निकाला और उसमें अपने कुछ कपड़े रखे, ज़रूरी कागजात और पति की तस्वीर रखी। हर सामान के साथ उनकी आंखें भीग रही थीं, लेकिन भीतर एक अजीब सी राहत भी थी। अब मुझे रोज़ ये अपमान नहीं सहना पड़ेगा। उन्होंने तय किया कि कल सुबह बिना कुछ कहे वो अपने मायके की पुरानी सहेली मोहिनी जी के पास चली जाएगी, जो अकेली रहती है। सोने से पहले उन्होंने भगवान की मूर्ति के सामने दीपक जलाया और धीमे स्वर में कहा, हे भगवान मुझे इतना साहस देना कि मैं अपने आत्मसम्मान के साथ जी सकूं। उनके चेहरे पर आंसू के बीच एक दृढ़ता थी। अब ये सावित्री जी वो चुप रहने वाली माँ नहीं थी, अब वो अपना सम्मान बचाने के लिए कदम उठाने वाली थी। अगली सुबह मुंबई की ठंडी हवा खिड़की से अंदर आ रही थी। घड़ी में 5 बज रहे थे और पूरा घर नींद में डूबा हुआ था। सावित्री जी ने मंदिर में भगवान के चरण छुए। उनके आंखों में आंसू थे
लेकिन मन में दृढ़ता भी। अब और नहीं, अब मुझे अपनी इज्जत खुद बचानी है। सूटकेस हाथ में लेकर उन्होंने बैठक में एक बार चारों ओर नज़र दौड़ाई। वो सोफा जहाँ कभी सुनील उनकी गोद में सिर रखकर टीवी देखता था, वो कोना जहाँ राम कैलाश जी अखबार पढ़ते थे, सब जैसे किसी पुराने सपने की तरह धुंधला लग रहा था। उन्होंने दरवाज़ा खोला तो ठंडी हवा उनके चेहरे से टकराई और वो सीढ़ियों से नीचे उतर गई। गेट के पास रामू चाय वाला दुकान खोल रहा था। अरे सावित्री आंटी, इतनी सुबह सुबह सूटकेस लेकर कहाँ जा रही हैं? रामू ने पूछा तो सावित्री जी ने बस इतना कहा, थोड़ा मायके की तरफ जा रही हूँ रामू, कुछ दिन के लिए। रामू ने देखा कि उनकी आवाज़ में भारीपन है, लेकिन उसने और सवाल नहीं किया। सुबह 8 बजे पूनम नींद से उठी तो वो किचन में गई उसे चाय बनाने के लिए। गैस पर केतली नहीं मिली। उसने सुनील को आवाज़ दी, सुनो जी, मम्मी जी कहाँ है? सुनील ने कमरे में देखा, माँ का बिस्तर खाली था, अलमारी का एक हिस्सा भी खाली था। उसके दिल में एक अजीब सा डर बैठ गया। माँ, उसने पूरे घर में पुकारा पर कोई जवाब नहीं मिला। तो सुनील की नज़र मंदिर पर पड़ी। वहाँ दीपक बुझा हुआ था और भगवान के पास एक छोटा सा कागज़ रखा था। उसने कांपते हाथों से वो कागज़ उठाया तो लिखा था, बेटा मैं ठीक हूँ, बस इज्जत से जीना चाहती हूँ, इसलिए यहाँ से जा रही हूँ। मेरी चिंता मत करना और खुश रहना बेटा। ये देखकर सुनील को अचानक जैसे किसी ने ज़ोर से थप्पड़ मार दिया हो। उसकी आंखें भर आई, लेकिन उसने आंसू छुपाने की कोशिश की। तभी पूनम ने ताना मारा, देखा ना, मैंने कहा था ना कि मम्मी जी को अपनी पुरानी आदतों के साथ ही रहना है, शायद वही खुश रहेंगी। लेकिन सुनील ने इस बार गुस्से से उसकी तरफ देखा। पूनम चुप रहो, तुम्हें समझ नहीं है, माँ का जाना मजाक नहीं है। ये पहली बार था जब सुनील ने पूनम को इस तरह डांटा था। पूनम थोड़ी चुप हो गई, लेकिन उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। दोपहर तक मोहल्ले में खबर फैल गई कि सावित्री जी घर छोड़कर चली गई है। सरला आंटी और आस पड़ोस के लोग दरवाजे पर आकर पूछने लगे, सुनील बेटा सब ठीक तो है ना? सावित्री जी तो बहुत सीधी सादी औरत थी, क्या हुआ? सुनील हर किसी को टाल देता, लेकिन अंदर से वो भी जानता था कि माँ के जाने की वजह वो और उसकी पत्नी है। उधर सावित्री जी अपनी सहेली मोहिनी जी के घर पहुँच चुकी थी। मोहिनी जी दरवाज़ा खोलते ही बोली, अरे सावित्री, तो इस वक्त? तो सावित्री जी ने बस इतना कहा, मोहिनी मुझे कुछ दिन तेरे पास रहना है, बस और कुछ मत पूछे। मोहिनी जी ने उन्हें गले से लगाया और कमरे में ले जाकर कहा, तू आराम कर, बाकी की बातें बाद में होती रहेंगी। सावित्री जी के घर छोड़ने के 2 दिन बाद मोहल्ले में चर्चा और तेज हो गई। हर आने जाने वाला सुनील से पूछता, बेटा माँ कब तक लौटेगी? इतनी अच्छी औरत घर छोड़कर चली गई, ये तो बड़ी हैरानी की बात है। सरला आंटी ने तो साफ साफ कह दिया कि सुनील बेटा अपनी माँ को वापस ले आओ। माँ का घर से जाना अच्छा संकेत नहीं होता, बाद में तुम बहुत पछताओगे। ये बात ही सुनील के दिल में गहरी उतर गई। उसे अपनी माँ की याद आने लगी। वो चाय की खुशबू, वो सुबह का आशीर्वाद और उनके हाथ का बना खाना। अब घर में सब कुछ फीका और खाली लग रहा था। तीसरे दिन सुबह सुबह उसने तय किया कि अब वो और देर नहीं करेगा। वो अपने ऑफिस से छुट्टी लेकर सीधा मोहिनी जी के घर पहुंचा। उसे पता था कि माँ वही होगी। दरवाज़ा मोहिनी जी ने ही खोला। अरे सुनील, आओ बेटा, तुम्हारी माँ कमरे में है। सुनील ने कमरे में जाकर देखा तो सावित्री जी खिड़की के पास बैठी थी, हाथ में रामचरितमानस खोले हुए, लेकिन निगाहें किताब पर नहीं, कहीं दूर थी। वो अपने बेटे को देखकर चौंकी, पर तुरंत नज़रें फेर लीं। सुनील ने धीमे स्वर में कहा,
माँ, सावित्री जी ने बस इतना पूछा। कैसे आना हुआ बेटा? आपको घर ले जाने आया हूँ माँ। वो घर आपके बिना अधूरा है, सुनील ने कहा। तो सावित्री जी ने किताब बंद की और उसकी तरफ देखा। अधूरा? बेटा, जिस घर में माँ के लिए जगह ना हो, जहाँ उसका सम्मान ना हो, वो घर माँ के बिना अधूरा कैसे हो सकता है? सुनील चुप रहा। सावित्री जी आगे बोली, तुम्हें याद है तुम्हारे पापा के जाने के बाद मैंने कैसे तुम्हें पाला? कितनी ठंडी और गर्मी में, कितनी भी मुश्किल में मैंने कभी भी तुम्हारे सामने अपनी तकलीफ़ नहीं रखी। बस तुम्हारा चेहरा खुश देखना चाहा। उनकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन बदले में मुझे क्या मिला? ताने, अपमान, और वो भी तुम्हारी आंखों के सामने, और तुमने चुपचाप सुन लिया। सुनील की आंखें भी भीग गई। माँ, मुझसे गलती हो गई। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि आप इतना महसूस करती हैं। पूनम की बातें मुझे रोकनी चाहिए थी। मुझे आपको बचाना चाहिए था। सावित्री जी ने ठंडी सांस ली। बेटा, गलती तो हो गई और ये जख्म गहरे हैं। माँ माफ़ तो कर सकती है, लेकिन भूल नहीं सकती। मैं वहीं जाऊंगी जहाँ मुझे सम्मान मिले, चाहे वो अपना घर हो या किसी और का। सुनील ने माँ का हाथ पकड़ा। माँ, कृपा चलो ना। मैं वादा करता हूँ कि अब सब बदल दूंगा। सावित्री जी ने उसके आंखों में देखा और बोली, बेटा, अगर सच में चाहते हो कि मैं लौट आऊँ, तो पहले ये साबित करो कि तुम्हारे घर में मेरी इज्जत सुरक्षित है। ये सिर्फ मेरा नहीं, तुम्हारे संस्कारों का भी सवाल है। तभी पास खड़ी मोहिनी जी बोली, सुनील बेटा, माँ को सिर्फ ले जाने से कुछ नहीं होगा। उन्हें महसूस होना चाहिए कि उनकी जगह उस घर में सबसे ऊंची है। तुम्हें पहले अपनी पत्नी को ये सिखाना होगा और खुद भी अपनी माँ के लिए खड़े होना होगा। सुनील ने सिर हिलाया। हाँ आंटी जी, मैं वही करूँगा। सुनील शाम को घर पहुँचा तो पूनम सोफे पर बैठी मोबाइल चला रही थी। जैसे उसने सुनील को देखा तो बोली, क्या बात है, आज बड़े चुपचाप लग रहे हो? माँ को मनाकर आ गए क्या? सुनील ने बिना मुस्कुराए कहा, नहीं, माँ तब तक नहीं आएगी जब तक उन्हें इस घर में सम्मान नहीं मिलेगा। ये सुनकर पूनम हंस पड़ी। सम्मान? अरे मैंने तो कुछ किया ही नहीं। सुनील की आंखें लाल हो गई। बस अब और झूठ मत बोलो पूनम। तुम्हें लगता है कि माँ की चुप्पी उनकी कमजोरी थी, लेकिन वो उनकी महानता थी। तुमने जिस तरह उनका अपमान किया, ताने दिए, वो सब मैंने अपनी आंखों से देखा और चुप रहकर सबसे बड़ी गलती कर दी। पूनम ने बोहें चढ़ाई। तब मुझे ही दोस्त दोगे? मैं क्या नौकरानी हूँ उनकी? हर बात में दखल देती है, घर के कामों में टोकती हैं। सुनील ने गहरी सांस ली। पूनम, माँ ने इस घर के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया। तुम्हारे एक एक शब्द ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया। और सुन लो, अगर तुम सोचती हो कि इस घर में मेरी माँ से ऊपर कोई है, तो तुम गलत हो। पूनम ने व्यंग्य से कहा, मतलब तुम्हारे लिए अब मैं कुछ भी नहीं हूँ। तुम मेरी पत्नी हो पूनम, लेकिन माँ मेरा अस्तित्व है। सुनील ने दृढ़ स्वर में कहा, अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो तुम्हें माँ का सम्मान करना होगा, वरना ये घर तुम्हारे लिए नहीं है। पूनम पहली बार बिना जवाब के खड़ी रह गई। उसके चेहरे पर हैरानी और गुस्सा और डर तीनों थे। वो जानती थी कि सुनील का ये स्वर मजाक नहीं है। तभी सुनील ने धीरे लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, कल मैं माँ को वापस लाने जाऊँगा। अगर उन्होंने हाँ कहा तो तुम उनके पैर पकड़कर माफ़ी मांगोगी। अगर तुम्हें मंजूर नहीं तो अपना सामान बांध लेना। पूनम के हाथ से मोबाइल छूटकर ज़मीन पर गिर गया। कमरे में सिर्फ घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। सुबह सुनील जल्दी उठ गया। नाश्ता बनाने के बजाय वो सीधे कमरे में गया और पूनम से कहा, तैयार हो जाओ, हम माँ के पास जा रहे हैं। तो पूनम ने धीरे से पूछा, अभी? हाँ अभी। सुनील का स्वर शांत था, लेकिन उसमें आदेश की कठोरता थी। दोनों गाड़ी में बैठे थे, लेकिन पूरे रास्ते दोनों ने एक शब्द भी नहीं बोला।
सुनील की आंखें सड़क पर थीं, लेकिन माँ के चेहरे की थकी हुई झलक घूम रही थी। पूनम ने खिड़की से बाहर देखा, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी, शायद डर या गुस्सा। घर पहुंचकर सुनील ने गाड़ी रोकी। दरवाज़ा खोलने से पहले ही उसने पूनम की ओर देखा। याद रखो, आज सिर्फ एक बात कहनी है कि माँ, हमें माफ़ कर दीजिए, बाकी कुछ नहीं। पूनम ने हाँ में सिर हिलाया, लेकिन होठ भी चलिए। दरवाज़ा खुला। माँ ने देखा कि सामने सुनील और पूनम खड़े हैं। उनकी आंखों में हल्की सी नमी आ गई, पर चेहरे पर कठोरता बनी रही। आ गई, कुछ काम था क्या? सावित्री जी ने सपाट स्वर में पूछा, तो सुनील उनके पैरों के पास बैठ गया। माँ, मैंने बहुत बड़ी गलती की। आपके साथ जो हुआ उसे देखकर भी चुप रहना मेरी सबसे बड़ी भूल थी। मुझे माफ़ कर दीजिए माँ। सावित्री जी ने धीमे से उसका सिर सहलाया, लेकिन कुछ नहीं बोली। तभी सुनील ने पूनम की ओर इशारा किया, तो पूनम ने अपने अंदाज में आगे बढ़कर माँ के पैर छुए। माँ जी, माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। तो माँ ने ठंडे स्वर में कहा, गलती तो हर इंसान से होती है, लेकिन बात गलती की नहीं, इरादे की होती है। अगर दिल में सम्मान नहीं तो माफ़ी के शब्द सिर्फ हवा में उड़ जाते हैं। पूनम ने होठ भी चलिए। उसके आंखों में अभी भी अहंकार की हल्की लकीर थी। सावित्री जी ने सुनील की ओर देखा। मैं सोचकर बताऊंगी कि वापस आना है या नहीं। वापस लौटते वक्त सुनील चुप था। तभी पूनम ने धीमे स्वर में कहा, मैंने तो माफ़ी मांग ली। तो सुनील ने उसकी बात काट दी। माफ़ी जुबान से नहीं, दिल से मांगी जाती है पूनम, और ये बात जितनी जल्दी समझोगी उतना अच्छा होगा। पूनम ने खिड़की से बाहर देखा, पर कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके चेहरे पर यह साफ था कि ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। 3 दिन बाद सुबह सुनील को मोहिनी जी का फ़ोन आया। बेटा, तुम्हारी माँ अस्पताल में है, चक्कर आ गए थे। सुनील ने घबराकर कहा, मैं अभी आता हूँ आंटी। पूनम ने सुना तो हल्का सा भौहें सिकोड़ते हुए बोली, इतनी भी क्या जल्दी है, डॉक्टर है ना वहाँ। सुनील ने तीखे स्वर में जवाब दिया, वो माँ है, कोई अजनबी नहीं। और वो तुरंत निकल पड़ा। अस्पताल पहुँचा तो माँ बेड पर लेटी थी, चेहरा पीला पड़ चुका था। नर्स ने बताया कि बीपी लो हो गया था, समय पर न आती तो दिक्कत हो सकती थी। सुनील ने माँ का हाथ थाम लिया, तो माँ ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, चिंता मत कर बेटा, मैं ठीक हूँ, बस थक गई थी। लेकिन सुनील की आंखें भर आई। शाम को पूनम अस्पताल पहुँची, पर सावित्री जी ने उसकी ओर देखा तक नहीं। तो पूनम ने झेपते हुए पास आकर कहा, माँ जी, आप ठीक हैं? तो माँ ने धीमी लेकिन साफ स्वर में कहा, ठीक हूँ, वैसे ही जैसे कोई फूल बारिश में भीगकर फिर सूख जाता है। पूनम के दिल में कुछ चुभा। ये कोई साधारण जवाब नहीं था, ये गहरी पीड़ा थी। रात को पूनम घर लौटी तो सो ही नहीं सकी। उसे याद आया कि कैसे उसने सावित्री जी की बातों को तुच्छ समझकर टाल दिया था, कैसे उसने उनकी ज़रूरत के समय साथ देने के बजाय ताने मारे थे, और कैसे वो खुद को सही साबित करने में इतनी लगी रही कि सामने वाले की आंखों का दर्द भी पढ़ ही नहीं पाई। अगली सुबह पूनम फिर अस्पताल गई, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर ना कोई बनावटीपन था और ना ही कोई दिखावा। वो धीमे से सावित्री जी के पास बैठी और उनका हाथ पकड़कर बोली, माँ जी, मैं बहुत बुरी बहू हूँ। आपके साथ रहते हुए भी मैंने आपको बहुत अकेलापन महसूस कराया। आपके प्यार का बदला मैंने कटु शब्दों से दिया। अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिए माँ जी। तो सावित्री जी ने उसके आंखों में देखा। इस बार वहाँ सच में पछतावा था। उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, गलती इंसान से होती है बेटा, लेकिन दिल से बदलने की चाह बहुत कम लोगों में होती है। अगर तू सच में बदलना चाहती है तो मेरी सबसे बड़ी खुशी
तू होगी। कुछ दिन बाद सावित्री जी अस्पताल से डिस्चार्ज हुई तो पूनम ने खुद उन्हें अपने घर ले जाने का आग्रह किया। इस बार मैं कोशिश नहीं निभाऊंगी माँ जी। तो सावित्री जी ने मुस्कुराकर हामी भरी और घर में पहली बार ऐसा सन्नाटा टूटा जिसमें प्यार की आहट थी। अब घर में सुबह की शुरुआत अलग होने लगी थी। पहले जहाँ पूनम देर तक सोती रहती, वहीं अब वो माँ से पहले उठकर रसोई में पहुँच जाती। एक दिन सावित्री जी उठी तो देखा कि चाय पहले से बन चुकी थी और मेज पर उनकी पसंदीदा तुलसी के पत्तों वाली चाय रखी थी। पूनम ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ जी आप बस बैठकर चाय पीजिए, रसोई का काम मैं देख लूँगी। सावित्री जी ने हल्के से मुस्कुराकर पूनम के सर पर हाथ रख दिया तो पूनम को लगा जैसे उसने कोई खजाना पा लिया हो। कुछ दिन बाद मोहल्ले की महिलाएं आंगन में बैठकर बातें कर रही थी। एक महिला बोली, अरे अब तो सुनील की पत्नी बहुत बदल गई है। सुबह सुबह उसकी हंसी सुनाई देती है और अन्नपूर्णा जैसी माँ के साथ काम करती है। सावित्री जी भी ये बातें सुन रही थी। उनके दिल में एक मीठा सा गर्व उतर आया। रात को सुनील ने माँ के कमरे में आकर कहा, माँ मुझे आज बहुत गर्व हुआ। मोहल्ले में लोग आपको वैसे ही सम्मान दे रहे हैं जैसे पहले देते थे और ये सब आपकी वजह से हुआ है। तो सावित्री जी ने धीमे से जवाब दिया, नहीं बेटा, ये तुम्हारे फैसले की वजह से हुआ है। अगर तुम उस दिन मेरे लिए खड़े ना होते तो शायद मैं आज यहाँ ना होती। इसलिए हर बेटे को अपनी माँ के सम्मान के लिए ज़रूर खड़ा होना चाहिए। कहते हुए सावित्री जी की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कहानी विद देवांशी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।